सो हाय अगेन एवरीवन टू आवर चैनल जिसका नाम है आज इकोनॉमिक्स पढ़ ले। मैं प्रतीक तिवारी आप सबका वापस से स्वागत करता हूँ इस चैनल में जिसका नाम है आज इकोनॉमिक्स पढ़ ले। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, देन हम लोग एक्सेप्शन की तरफ मूव करेंगे ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। रिवाइज तो करेंगे हल्का सा ही लॉ ऑफ सप्लाई, लेकिन मैं चाहता हूँ उसके पहले ये क्लास करने से जस्ट पहले आप लॉ ऑफ सप्लाई का एटलीस्ट क्लास कर लीजिए सो डैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। हल्का सा रिवाइज होगा आज, बट फिर भी ये क्लास करने के बाद अगर आप ये एक्सेप्शन वाला क्लास करेंगे तो आपको बेटर फील होगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हाँ भैया ने अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, इन सब के अलावा आपको कभी भी दिक्कत है कोई चीज़ को लेकर तो कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ वहाँ पे, कमेंट पे ध्यान रखूंगा और आपको रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा रहेगा। आई होप आप सब घर पे अच्छे हो, स्वस्थ हो। सो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके अपना, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, लेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। स्टार्ट करने से जस्ट पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ सप्लाई, देन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, सो लेट्स गेट टू द टॉपिक, लेट्स गो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई में हम लोग क्या पढ़ना होता है भैया, सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा पीछे आते हैं और पढ़ते हैं सप्लाई क्या होता है भैया। तो अगेस हम तो आप लोगों को बताए तो थे ही, वीडियो पे है वो। तो हम आप लोगों को बताए थे कि सप्लाई मतलब होता है भैया द अमाउंट ऑफ अ क्वांटिटी दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल, इसको बोलते हैं सप्लाई। मतलब द अमाउंट ऑफ अ क्वांटिटी दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल, इसको बोलते हैं सप्लाई। एंड द अमाउंट ऑफ अ क्वांटिटी दैट द सेलर एक्चुअली सोल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग सेल। तो देयर इज अ मिनिमम डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड सेल। तो द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल इज नोन एज सप्लाई। हम बेचना चाहते हैं, ऑफर कर रहे हैं बेचने के लिए, लेके बैठे हैं बाजार में बेचने के लिए, मतलब ऑफर कर रहे हैं, विलिंग टू सेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सप्लाई इज रिफर एज द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल। सेलर या मैन्युफैक्चरर इज विलिंग टू सेल और ऑफर टू सेल। ठीक है, ये हो गया सप्लाई। अब बीइंग अ सेलर मतलब सप्लाई पढ़ते वक्त हम लोग का फोकस किस तरफ होगा, हम लोग का फोकस होगा कंप्लीटली सेलर के साइड से। तो सेलर के साइड से अब हम लोग सेलर हैं मतलब हम लोग लालची हैं, क्योंकि कोई भी सेलर बिना मतलब ऐसा कोई सेलर होता नहीं जो लालची ना हो, वरना सेलर कैसा वो, तो सेलर के खून में होता है कि वो लालची है। ठीक है, तो अब होता क्या ऐसे कि सेलर ज़्यादा बेचना चाहता है जब प्राइस बढ़ा हुआ होता है। क्यों भैया, वो लालची है। दाम जब बढ़ा हुआ है मतलब विद एन इंक्रीज इन प्राइस सेलर वांट्स टू सेल्स मोर, so he raised the supply. With an increase in price, seller wants to sell more and more so that his or her profit will get increase. मतलब अगर वो ज़्यादा में बेचेगा ना तो भैया उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, इससे उसको खुशी होगा और ज़्यादा बेचने के लिए प्रभावित होगा वो, इससे प्राइस बढ़ता है तो। लेकिन सोचिए भैया अगर प्राइस घट रहा है तो क्या होता है, मतलब अगर प्राइस घट रहा है देन द सेलर विल वांट टू सेल लेस, सो सप्लाई विल ऑल्सो फॉल। अच्छा, ये एज फॉर सेल नहीं है, एज फॉर सप्लाई है। तो जब प्राइस बढ़ रहा होता है तो सप्लाई बढ़ रहा होता है, एंड जब प्राइस घट रहा होता है देन सप्लाई घट रहा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। कैसे भैया, प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ाएंगे, क्यों, बीइंग अ सेलर हम लोग लालची होते हैं, लालची होने के कारण हम अपना प्रॉफिट पे ध्यान देंगे। तो जैसे मेरा प्राइस बढ़ रहा है, मेरे दिमाग में अच्छा अब कल प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है हम कल और बेचेंगे, क्यों, ताकि मेरे पास पैसा ज़्यादा आए, पैसा आए, प्रॉफिट आए। ठीक है, तो प्राइस एंड सप्लाई में क्या होता है भैया, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। और कहीं ना कहीं याद करेंगे अगर लॉ ऑफ सप्लाई, तो याद करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई भी यही बोलता था भैया हम लोग को, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट इफ प्राइस इंक्रीजेस, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीज। और अगर प्राइस घट रहा होता भैया देन सप्लाई भी घटेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट विल रिमेन कांस्टेंट भैया, सारा चीज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को छोड़कर, मतलब पी ऑफ एक्स को छोड़कर एवरीथिंग विल रिमेन कांस्टेंट, पी ऑफ एक्स को छोड़कर एवरीथिंग विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, पी ऑफ एक्स क्यों कांस्टेंट नहीं रहेगा भैया, क्योंकि पी ऑफ एक्स इसलिए कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि प्राइस बढ़ने पर ही ना सप्लाई बढ़ेगा। अब यही कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको कौन हिलाएगा, इसीलिए इसको तो बढ़ना है। ठीक है, तो एक समझ सकते हैं मोहब्बत दोनों में, दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। अब सप्लाई में लॉ ऑफ सप्लाई तो पढ़ लिए भैया, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, आप लोग बोलिए मेरे साथ, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस देयर विल बी एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, there will be an increase in the quantity supplied, and if price of a commodity falls then there will be a decrease in the quantity supplied। मतलब एक तरफ बढ़ेगा, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटा तो सप्लाई घटेगा। ठीक है, ये हुआ लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन में क्या पढ़ना है भैया, एक्सेप्शन में इसका उल्टा पढ़ना है, मतलब ऐसा कंडीशन पढ़ना है जहां पे प्राइस तो इंक्रीज हुआ था भैया, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन। ओके, ऐसा कंडीशन पढ़ना है जहां प्राइस तो इंक्रीज हुआ था बट सप्लाई इंक्रीज नहीं होकर कांस्टेंट रह गया। ये हो सकता है सप्लाई इंक्रीज नहीं हुआ कांस्टेंट रह गया, या फिर सप्लाई घट गया, मतलब प्राइस तो इंक्रीज हुआ था बट सप्लाई ना इंक्रीज नहीं हुआ, कांस्टेंट रह गया या बढ़ गया, या सॉरी घट गया।
उल्टा भी पढ़ सकते हैं, या मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इफ प्राइस फॉल्स, अगर प्राइस घट गया तब भी सप्लाई क्या हुआ, कांस्टेंट रह गया या बढ़ गया। मतलब यहाँ तक तो पॉजिटिव रिलेशनशिप था भैया, बट इसमें नेगेटिव रिलेशन पढ़ना है या फिर नो रिलेशन, मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं है, नो इफेक्ट। क्या होता है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं भैया, प्राइस बढ़ रहा घट रहा सप्लाई कांस्टेंट है, या फिर नेगेटिव रिलेशन पढ़ना है। ओके, सो अपने को पढ़ना यही है। सो अब स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। चलिए एक्सेप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक एक एक्सेप्शन लिखूंगा और एक एक एक्सेप्शन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहला एक्सेप्शन जो होता है लॉ ऑफ सप्लाई का, वो होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, नॉट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, समझेंगे इस चीज को। भैया क्या होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन? बीइंग अ सेलर, लालची सेलर, लालची याद रहेंगे, ठीक है। तो बीइंग अ सेलर हम लोग का एक्सपेक्टेशन होता है कुछ, ऑब्वियसली प्राइस को लेकर एक्सपेक्टेशन होता है। अच्छा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन किसको लेके होगा, क्या चीज़ को लेकर एक्सपेक्टेशन होगा? भैया हमेशा प्राइस को लेके होगा। प्राइस ऑफ व्हाट? प्राइस ऑफ मेरा कमोडिटी ना, तो प्राइस ऑफ एक्स लिखेंगे। ओके, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन किसके लिए होगा? मेरे लिए होगा। और प्राइस क्या लिखा? प्राइस ऑफ एक्स। तो हम सेल कर रहे हैं, सपोज हम मार्कर सेल करते हैं, ठीक है। मार्कर 10 रुपीज़ में सेल करते हैं एवरीडे। मेरे को ऐसा पता चला कि कल 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 इसका प्राइस बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कल इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। कल इसका प्राइस बढ़ जाएगा। आज कोई चेंजेस नहीं हुआ है इसके प्राइस में, कल इसका प्राइस बढ़ जाएगा, बट आज कोई चेंजेस नहीं है इसके प्राइस में। पॉइंट टू बी नोटेड, कल इसका प्राइस बढ़ेगा, आज इसका प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है। तो बीइंग अ सेलर तुम सोचो क्या करोगे? सोचो क्या करोगे बीइंग अ सेलर? भैया आज इसको नहीं बेचेंगे, इसका सप्लाई छुपा देंगे। कोई आएगा पूछने, बोलेगा भैया मार्कर है, मार्कर पीछे रख, बोलेंगे ना मार्कर तो नहीं है। बोलेगा हाथ, हाथ तो ऐसे ही भैया, ठीक है। कहने का मतलब हम सप्लाई कम कर देंगे क्योंकि कल इसका प्राइस बढ़ेगा, तो हम इसको कल बेचेंगे, आज नको, ठीक है। तो सोचो हुआ क्या? आज प्राइस में कोई चेंजेस था? नहीं। आज प्राइस में कोई चेंजेस था? नहीं। स्टिल सप्लाई घट गया ना सप्लाई। और अच्छा, बीइंग अ सेलर, हर सेलर तो सेम होता होगा ना। तो अगर हम ये काम कर रहे हैं, मेरा पड़ोसी भी यही करेगा। बोलेगा, वो बोलेगा भैया मार्कर है, बोलता नहीं, वो तो बोला ना नहीं आपको, कल आइएगा, कल मिलेगा सब जगह मार्कर आपको। तो ये किस केस में होता है भैया? तो सोचो कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई सीजन, जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है, जैसे सरस्वती पूजा आ रहा है, या फिर जैसे विश्वकर्मा पूजा आ रहा है, जैसे संक्रांति आ रहा है, मकर संक्रांति। तो इन सब त्यौहार में जो चीज़ ज़्यादा बिकता है ना, वो उसके कुछ दिन पहले से ही स्टॉक करने लग जाते हैं लोग, हटाने लग जाते हैं, क्योंकि उसको पता है इस दिन इस चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा होगा, तो हम लोग ज़्यादा दाम में बेच सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस होता है ऐसा, जैसे छठ पूजा में नारियल बहुत दाम में बिकता है, वो होता है ना बड़ा नींबू, बताबी नींबू जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत दाम में बिकता है। एक नींबू 100 रुपये खरीद के लेके आए थे, एक सूप में कम पड़ गया था तो मेरा, ठीक है। एक नींबू 100 रुपये का, वो भी इतना छोटा सा था। खैर वो सब तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भैया दाम बढ़ाया गया था, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा डिमांड था, हाई डिमांड की वजह से दाम बढ़ा हुआ था। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? कल प्राइस बढ़ेगा, आज नहीं बढ़ा है, लेकिन आज सप्लाई घट गया इस एक्सपेक्टेशंस की वजह से कि कल प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो आज हुआ क्या भैया? आज सप्लाई फॉल किया, बट प्राइस में कोई चेंजेस नहीं था, प्राइस का कांस्टेंट, सप्लाई फॉल कर गया। ऐसे कैसे? एक्सपेक्टेशंस की वजह से। एक उल्टा सिनेरियो लेते हैं, आज प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन ऐसा हमको एक्सपेक्टेशन है कल इसका प्राइस घट जाएगा। हो ही सकता है आज छठ पूजा है, आज हम नारियल बेच रहे हैं, ठीक है। आज छठ पूजा और हम नारियल बेच रहे हैं, हमको पता है आज अगर हम नारियल नहीं बिका, कल कोई नहीं लेगा, परसों भी नहीं बिकेगा, 1-2 दिन में खराब भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कल उसको बेच दें। लेकिन हमको पता है कि अगर आज शाम तक ये नारियल नहीं बिक, सॉरी दोपहर तक नहीं बिका ये नारियल, तो कल ये नहीं बिक सकता। तो आज कल इसका प्राइस घट जाएगा, हमको पता है, क्योंकि छठ पूजा तो आज खत्म हो जा रहा है, तो कल इसको कोई पूछेगा भी नहीं। तो हम क्या करेंगे? इसका जो माल अंदर रखे होंगे नारियल निकाल के वो सब सामने रख देंगे, थोड़ा कम दाम में ही बेच दें, लेकिन बेचने का ट्राई करेंगे। मतलब अल्टीमेटली हुआ क्या? प्राइस हम कम कर रहे हैं, उल्टा सप्लाई बढ़ा रहे हैं। जो अंदर रखे थे छुपा के वो सब निकाल के बढ़ा बेचने निकाल दिए, लेकिन और सब बेचने भी निकाल दिए, लेकिन प्राइस भी कम कर दिए, क्योंकि उनको पता अगर बच गया ना तो कल नुकसान उठाना पड़ेगा भैया। इसी वजह से कहीं नुकसान ना हो जाए, कल प्राइस घट जाएगा तो गोदाम में रखा हुआ सारा माल भी आज निकाल दिए बेचने के लिए, कि शायद बिक जाए, और भी कुछ करने के लिए प्राइस कम करके बेच दिए भैया। तो अल्टीमेटली दोनों ही केस लॉ ऑफ सप्लाई के अगेंस्ट चला गया हम लोग का। ये क्या हो गया पॉइंट? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। दोनों एक्सपेक्टेशंस पे था, कुछ लॉजिक्स पे भी था, बट एक्सपेक्टेशंस कल घटेगा नहीं घटेगा वो बात का बात है, ठीक है। लेकिन आज एक्सपेक्टेशन ये था कि कल घट जाएगा, इस वजह से हम सप्लाई बढ़ा दिए, और प्राइस बढ़ जाएगा तो आज सप्लाई घटा दिए, ठीक है। समझ में आया फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पहला। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 होता है हम लोग का, आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 में बोला जाता है वर्टिकल सप्लाई कर्व। वर्टिकल सप्लाई कर्व का मतलब होता है भैया इस टाइप का सप्लाई कर्व। कैसा होता है? ऐसा होता है, ये हो गया सप्लाई कर्व। इसमें होता क्या है भैया? ये प्राइस और ये सप्लाई, मतलब इस प्राइस पे इतना क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है, इस प्राइस पे इतना क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है। यहाँ होता क्या, पहले पढ़ लेते, होता क्या फिर एग्जांपल देते हैं। और अब हो सकता है यहाँ पे ना कभी प्राइस इतना चला गया, हो ही सकता है कभी प्राइस इतना हो गया,
P से P1 हो गया, प्राइस मूव करके P से P1 हो गया, बट क्वांटिटी सप्लाइड उतना ही रह गया, Q पे Q ही रह गया। मतलब चेंज इन सप्लाई था जो वो जीरो था। वैसे भैया ऐसे क्या चीज़ होता है जिसका प्राइस बढ़ने पर भी लोग सप्लाई नहीं बढ़ा सकते? ऐसे क्या चीज़ होता है इसका प्राइस बढ़ने पर भी लोग प्राइस सप्लाई नहीं बढ़ा सकते? इसका एकमात्र एग्जाम्पल है ज़मीन। ज़मीन एक ऐसा चीज़ है जिसका प्राइस हमेशा बढ़ रहा होता है, हमेशा ज़मीन का प्राइस बढ़ रहा होता है, बट ज़मीन का सप्लाई नहीं बढ़ता। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम पृथ्वी के बाहर एक कट्ठा ज़मीन लेके थोड़ा सा अंदर पृथ्वी खींच लें। होता तो वो भी कर लेते लोग, इंसान तो मतलब कुछ भी कर लिया। मतलब ज़मीन एक ऐसा चीज़ है जो बढ़ता नहीं है, सप्लाई नहीं बढ़ता, लेकिन उसका प्राइस हमेशा बढ़ रहा होता है, हमेशा बढ़ रहा होता है। इसको ही बोलते हैं फिक्स्ड सप्लाई कर्व या फिर वर्टिकल सप्लाई कर्व, जहां पे सप्लाई कर्व एक पॉइंट पे अटका रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे। बहुत रेयर ही घटता है, घटता ही नहीं है, बट फिर भी चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे प्राइस घट जाए, सप्लाई कर्व अपनी जगह पे वैसे ही फिक्स रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। इन केस ऑफ लैंड इसको बोलते हैं वर्टिकल सप्लाई कर्व। ठीक है, तुम एग्जाम्पल भी देके लिख सकते हो, सप्लाई कर्व ऑफ लैंड, ऐसे भी इसका नॉन सप्लाई कर्व ऑफ लैंड भी लिख सकते हैं, वहां पर भी एक्सेप्शन में इसको डाल सकते हैं, विदाउट एनी इशू ये एकदम सही होगा। ठीक है, मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, लेकिन उसके लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा डायग्राम को। सो पॉइंट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में क्या मिला हमको पॉइंट नंबर 3 में मिला चेंज इन फैशन। चेंज इन फैशन में क्या होता है भैया? सपोज करते हैं हम सेलर हैं, सपोज नहीं मतलब हम सेलर ही हैं, क्योंकि व्यू पॉइंट सेलर का ही है अपने पास अभी, तो हम सेलर हैं। तो मेरे पास ना बहुत सारा ओल्ड फैशन टी शर्ट है, जैसे ये देखो टी शर्ट ओल्ड फैशन है, इतना सिंपल टी शर्ट कौन पहनता है आज के डेट में, बट पता नहीं क्यों मुझे सिंपल टी शर्ट से ही मोहब्बत है। ठीक है, अब जिस चीज़ से मोहब्बत हो जाए वो चीज़ तो नहीं छोड़ सकते ना, वरना वो कहते हैं ना कृष्ण के लिए कि 16,108 रानियों का राजा एक राधा के लिए नहीं रोता अगर मोहब्बत नहीं होती तो। ठीक है, और एक लाइन और इसमें जोड़ना चाहेंगे कि बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पे पूरा पर्वत उठाने वाला अपने दोनों हाथ से अपने बांसुरी को उठाता है हमेशा। क्यों? क्योंकि उसको बांसुरी से मोहब्बत है। ठीक है, खैर ये सब तो बात की बात है, थोड़ा कृष्ण भक्त हो रहे हैं आजकल, इस वजह से तो सैंपल में जोड़ देते हैं, बट आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, चेंज इन फैशन। वहाँ हुआ क्या कि पुराना चीज़ एक फैशन में था, अब वो हट गया। जैसे ये देखो पुराना पता था तो ये हट गया है, फैशन उतना लोग नहीं पहनते वाइट, प्लेन वाइट, बट मैं पहनता हूँ, तो हट गया था। अब मेरे पास ऐसा टी शर्ट 100 क्वांटिटी पड़ा हुआ है, 100 क्वांटिटी ऐसा टी शर्ट पड़ा हुआ है, मेरे को पता है कोई नहीं खरीदेगा, ये ओल्ड फैशन हो गया है, मेरे को पता है ये नहीं बिकने वाला। अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक 4 वर्ड का एक नाम लिख देंगे, खाली सेल। सेल लिख के इसको बाहर में वही दाम में, सपोज 200 का टी शर्ट है तो हम 190 का प्राइस टैग ला के इसको रख दिए, बाहर रख दिए सेल। देखो हम 10 रुपये कम किए, हम 10 रुपये कम किए, स्टिल आई वॉन्ट टू सेल ऑल दोज 100 क्वांटिटी जो मेरे गोदाम में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये आउट ऑफ फैशन है, हमको पता है फैशन बदल चुका है, व्हाइट टी शर्ट का फैशन नहीं है, तो आई वांट टू सेल ऑल दोस 100 का 100 टी शर्ट आज ही के आज ही इस सेल प्राइस पे। थोड़ा दाम कम किए, 200 का टी शर्ट था 190 प्रिंट किए, लेकिन हम चाहते हैं उस कम दाम में सब बिक जाए। क्यों? क्योंकि फैशन चेंज हो गया। हुआ क्या भैया इस कंडीशन में? यहाँ पे हुआ प्राइस घटा के सप्लाई बढ़ा दिए। देखो देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप हो गया यहाँ पे। तो होना क्या चाहिए था, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता था भैया, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा, लेकिन आज हुआ क्या, तो यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता था, लेकिन आज क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। तो हुआ ना ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, मूव करते हैं 4 नंबर पॉइंट की तरफ। 4 नंबर पॉइंट में होता है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व का एक और नाम है लेबर सप्लाई कर्व। क्या नाम है? लेबर सप्लाई कर्व। समझेंगे इस चीज को, लेकिन इसको समझाने के लिए मेरे को पूरा बोर्ड रब करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक डायग्राम बनाना है एंड देन हम इसको ऊपर लिख के मिटाते हैं। तो आप मिलते हैं बोर्ड मिटाने के बाद। नहीं अभी मिलेंगे। अच्छा, लालची तो थे ही, थोड़ा आलसी भी हम, तो हम क्या किए, इसको नीचे ही रहने दिए, ऊपर डायग्राम बना लेते हैं ना, क्या जाता है। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। तो हम ट्राई करते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर आप लोगों को समझाने का। देखिए होता क्या है,
एक लेबर है, हम लेबर है आज, ठीक है, हम लेबर है। मेरे को एक जन बोला कि भैया आप मेरे घर पे मेरा गार्डन साफ़ कर दीजिएगा, हम 200 रुपये देंगे। मेरे को लगा गार्डन साफ़ करने में 4 घंटा लगता है, मेरे को 4 घंटा में 200 रुपये आ रहा है, वेरी गुड। जैसे उसके घर गए ना, उसका बगल वाला बोला भैया आज मेरा गार्डन भी साफ़ कर देंगे क्या, लेकिन वो इससे डबल बड़ा है, हम आपको 500 रुपये देंगे। डबल हो रहा है तो 200 का 400 होना चाहिए था, वो 500 दे रहा है, मतलब वो मेरा वेज, मतलब मेरा पेमेंट बढ़ा रहा है। हम इसका गार्डन साफ़ करने के बाद उसका गार्डन भी साफ़ करने के लिए हाँ कर दिए। हम बोले ठीक है, हम तुम्हारा गार्डन साफ़ कर देंगे, तो मेरे को 500 रुपये दो। जैसे हम उसका गार्डन साफ़ करने का इसका कंप्लीट किए, 200 रुपये लिए, 200 रुपये मेरा वेज है, हाँ, एक गार्डन साफ़ करने का 200 रुपये लेते हैं। उसका थोड़ा बड़ा है, डबल है, तो उससे हम 500 रुपये लिए, वो मेरे को ज़्यादा पेमेंट किया। जैसे उसका साफ़ करने गए तो एक दिन में मेरा कितना घंटा लग चुका है, 4 घंटा इधर और 8 घंटा उधर, 12 घंटा मेरा हो चुका है। जैसे हम उसके पास गए साफ़ करने, वो मेरे को उसके बगल वाला बोला भैया मेरा भी गार्डन साफ़ कर देंगे क्या। हम बोलेंगे ना, बोला आपको हम 1000 रुपये देंगे। एक पल के लिए सोचें कर ही देते, 1000 रुपये आ रहा है यार, कर लेते हैं, कर दिए। तो कहीं ना कहीं एक गार्डन बीच वाला का डबल, मतलब 2 गार्डन हो गया, 2 एक 3 और एक उसका 4 गार्डन हम एक दिन में साफ़ किए। एक गार्डन साफ़ करने में 4 घंटा, 4 घंटे गार्डन साफ़ करने में 16 घंटा मेरा लग गया। नाउ थिंक, 16 घंटा मेरा एक दिन में काम हो गया, लेकिन बहुत पैसा आया। क्या हम एवरीडे 16 घंटा काम कर पाएंगे? नहीं। एवरीडे हमको पैसा ज़्यादा मिलेगा तो हम एवरीडे काम कर पाएंगे 16 घंटा? नहीं, क्योंकि ह्यूमन के पास एक मैक्सिमम लिमिट होता है काम करने का पर डे, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से 8 to 10 आवर्स के अंदर में रोक किया गया। 8 to 10 आवर्स अ ह्यूमन कैन वर्क एवरी डे। हम लोग हर दिन 8 से 10 घंटा आराम से काम कर सकते हैं, बिंदास। आज भी हम ऑफिस से काम करते हैं ना, तो 8 से 10 घंटा काम कर लेते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं, आराम से 8 घंटा सो लेते हैं, 8 घंटा में मस्ती, ठीक है। लेकिन हमको एवरीडे बोला जाए कि भैया आप 15 घंटा काम कीजिए, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे। हम 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन शायद कर लें, 5वां दिन बेड पे पड़ेंगे और 1 घंटा भी काम नहीं कर पाएंगे। मतलब ह्यूमन के पास एक मैक्सिमम लिमिट होता है, तुम इतना ही घंटा काम कर सकता है, इससे ज़्यादा काम तुम नहीं करोगे। ये होता है ह्यूमन का लिमिट, करेक्ट। भले ही तुम्हारा पेमेंट बढ़ता ही क्यों ना चला जाए, ठीक है। समझेंगे इसको ऐसे। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व का मतलब है सप्लाई कर्व उल्टा होगा, इस टाइप का, ठीक है। समझेंगे कैसे। पहले हमको एक जन बोला, हमसे काम कर दिया, 8 आवर्स लगा। एक जन और बोला, उसका भी काम कर दिया, 12 घंटा लगा। अब ये मेरा पेमेंट देखो, P था पेमेंट, P1 हो गया पेमेंट। मतलब सपोज करते हैं पहले 200 था, अब 500 हो गया। 12 घंटा में दिन का लग चुका है। एवरी टाइम 12 घंटा काम नहीं कर सकते। अब जैसे ही पेमेंट बढ़ा, देखो ये घट गया। जैसे ही पेमेंट P3 पे गया, फॉर एग्जांपल ये 800 रुपये पे चला गया, ये घट गया, ये 12 से शिफ्ट होकर आ गया 6 आवर्स पे। ऐसा क्यों हो गया भैया सप्लाई कर्व? क्योंकि हर वक्त पैसा बढ़ने से ह्यूमन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करता। ह्यूमन को एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम में वो काम करेगा। 1 दिन 2 दिन एक्सेप्शनल केस में आता है। एवरीडे ही कांट वर्क 16 to 17 आवर्स, 12 to 15 आवर्स अ डे। एवरीडे एक ह्यूमन नहीं कर सकता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मल पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस को नहीं पढ़ते, ठीक है। समझेंगे इस चीज़ को भी। तो यहाँ पे हुआ क्या भैया, सब कुछ पैसा नहीं होता, हेल्थ भी चीज़ होती है। इसी वजह से ह्यूमन में हेल्थ का जरूरत महत्व बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, देखो ये सप्लाई कर्व कैसा बैकवर्ड जैसा बेंड होकर आया है। ये तो हो गया एक लेबर का एग्जांपल। बट हम ऑफिस का बात करें, ऑफिस में भी ऐसे ही होता है। एक जब हम लोग जूनियर ज्वाइन करते हैं ना, तो हम लोग पास बहुत काम होता है, दुनिया भर का काम, और पेमेंट एकदम छोटा सा 15,000 रुपये दे रहा है। 15,000 रुपये में हम 8 घंटा खट रहे हैं, सीनियर का भी काम करे, मैनेजर भी एक तो काम देकर चला जा रहा है मेरे को। ऐसा होता था मेरे साथ। तो सपोज कि मेरे को, हम जूनियर ज्वाइन किए, अभी सब लोग मेरे को काम करा रहा, पैसा भी नहीं मिल रहा मेरे को। जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे इंडस्ट्री में, जैसे हम इंडस्ट्री में ग्रो करेंगे, काम समझने लग गए हैं, पैसा बढ़ने लग गया है, ध्यान देंगे मैनेजर्स काम करते नहीं, काम करवाते हैं। उनको पेमेंट काम करने का नहीं, काम करवाने का मिलता है। दैट्स व्हाई दे आर मैनेजर्स, टू मैनेज ऑल दोज वर्क एंड ऑल दोज वर्कर्स ओवर देयर। मतलब पेमेंट बढ़ गया भैया, बट काम नहीं बढ़ा, काम कम हो गया, वर्कलोड कम हो गया। मैं लास्ट कंपनी में जिसमें काम करता था, उसमें एक मैनेजर था, वो हम लोग का शिफ्ट था 12 से 10, रात का 10, 12 to 10, 9+1 का वर्किंग आवर था। उसमें जो मैनेजर्स थे वो आते थे दोपहर में 3 बजे, मतलब 3 आवर्स लेट, और 7, 7:30 तक गायब। 4 घंटा काम करते थे, और सैलरी तो मैनेजर्स का आपको पता ही होगा। तो देखो जैसे जैसे हम लोअर लेवल पे थे, काम बहुत, पेमेंट कम,
हम बढ़ते चले गए, पेमेंट पता चला गया, बट मैं काम थोड़ा सा बढ़ के रुक गया। एक सर्टेन पॉइंट के बाद मेरा पेमेंट बहुत बढ़ जाएगा, बट काम क्या 8 घंटा से 9 घंटा होगा? नहीं। आज भी हम 8 घंटे ही काम करते हैं, बट पेमेंट मेरा ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है। जो पहला कंपनी में काम करते थे वहाँ से आज ट्रिपल कमा रहे हैं, बट काम वही 8 घंटे ही कर रहे हैं। बट यहाँ भी देखो पेमेंट बढ़ रहा, लेकिन काम सिमिट है 8 घंटा पे ही। अब तो थोड़ा आलसी भी हो गए हैं तो कम कर दिए, 8 घंटा से भी कम कर दिए हैं, बट स्टिल काम करते हैं उतना ही, लेकिन पेमेंट बढ़ा दिए। ये होता है लेबर के केस में, जो इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ सप्लाई कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सप्लाई कर्व का लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन डायरेक्टली नहीं पूछता, लेकिन वो हमेशा ये पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ सप्लाई कर्व, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेबर सप्लाई कर्व। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है व्हाई द लेबर सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग, या फिर राइट एन एक्सेप्शन वेयर सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ ये होगा। आप इसको समझा के इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपके पास है। कॉन्सेप्ट पास में होना तो इंग्लिश में एक्सप्लेन करना तो अपने को अच्छे से आता है भैया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन एक्सेप्शन की तरफ। अब सारा एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक और है, उससे ज़्यादा उसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, इसी पे सारा क्वेश्चन बेस करके आता है। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्सेप्शन, फटाफट कवर करते हैं दो और टॉपिक एक्सेप्शन का, जिसको बोलते हैं रेसेशन एंड सेविंग। पहले पढ़ते हैं रेसेशन क्या होता है। भैया रेसेशन का मतलब होता है ना, मंदी का दौर चल रहा है। मंदी मतलब हालत बहुत खराब है, सबका हालत खराब है। कोरोना के टाइम पे हुआ था ना, सबका हालत खराब है। उस दौरान आप प्राइस पे फोकस नहीं करेंगे, मान लो आज मतलब सपोज करो आज वो दिन है जब मोदी जी अनाउंस कर रहे हैं कल से सब कुछ बंद। सप्लायर लोगों के दिमाग में क्या चलेगा, भैया जितना क्वांटिटी ना सब निकाल दे बेचने के लिए, क्योंकि उसको पता है कल से सब बंद है, तो लोग भी आज ही के दिन सब कुछ खरीदने निकल जाएंगे। इसीलिए वो क्या करेगा, ऐसा टाइम पे प्राइस ध्यान नहीं देगा, सारा क्वांटिटी निकाल देगा बेचने के लिए। भले कितना टाइम बिक जाए, भले कल से बंद होने वाला है, नेक्स्ट 30 दिन के लिए सड़ जाएगा, कौन सा मेरा सामान रखे उससे बेटा बेच के निकालो, जल्दी निकालो। तो रेसेशन में क्या होता है ना, सप्लाई पे ध्यान देते हैं, सिर्फ किसी तरह वेस्ट ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, उसको बचाने के लिए कम दाम में बेचना पड़ जाए तो बेच के निकाल देते हैं, कम दाम में बेचना पड़े तो बेच के निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, भले ही प्राइस घट रहा होता है लेकिन सप्लाई इंक्रीज कर रहा होता है। मेरा गोदाम में जितना माल है ना, हम सोचेंगे सब बेच दें, क्यों, रेसेशन चल रहा है भैया, मंदी का दौर आ रहा है, बंद हो जाएगा सब कुछ, सब बंद हो जाएगा, आदमी के पास पैसा नहीं होगा, कोई खरीदेगा नहीं, सब वेस्ट हो जाएगा रखे। इसीलिए आज ही जितना हो सके बेच के हटा देते हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स सेविंग, आते हैं सेविंग की तरह। सेविंग में सपोज करते हैं हम सेलर हैं, मैं 1000 रुपीज़ कमाता हूँ, 700 रुपये खर्च करता हूँ एंड 300 रुपया मतलब सेव करता हूँ। बीइंग अ सेलर, अगर सेलर का सेविंग्स बढ़ता है तो वो सप्लाई ज़्यादा नहीं कर पाएगा। बीइंग अ सेलर, अगर सेलर का सेविंग्स बढ़ा देते हैं, मतलब हम सेलर हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ना बचा रहे हैं, हो सकता है मेरा बेटी का शादी है इस वजह से बचा रहे हैं, तो या फिर किसी का भी शादी कुछ भी है, वरना अभी कोई कमेंट कर देगा बेटी का शादी में क्यों बचाना भैया, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए मेरे को। मैं बस इतना बोल रहा हूँ, किसी भी कारण से मैं पैसा बचा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा पैसा बचाऊँ। मैं क्या चाहता हूँ, ज़्यादा पैसा बचाऊँ। तो अगर हम ज़्यादा पैसा बचाएंगे तो क्या हम सप्लाई ज़्यादा कर पाएंगे? नहीं। तो ये ऐसा कंडीशन होता है सेलर केस में, जहाँ पे हम लोग ये पढ़ते हैं कि सेविंग अगर सप्लाई का बढ़ जाता है तो उसका सप्लाई अल्टीमेटली घटने लग जाता है। अब उसके पास कितना रुपया बच रहा है बेचने के लिए? 650। सेविंग और बढ़ा दिए, 400 रुपये और सेविंग बढ़ा दिए तो 600 हो गया। मतलब विद एन इंक्रीज इन सेविंग सप्लाई फॉल्स। यहाँ प्राइस में कोई इफेक्ट पड़ा भैया? नहीं, लेकिन सप्लाई घट गया। क्यों? क्योंकि सेविंग्स बढ़ गया था भैया। ठीक है, ओके। एक और पॉइंट आता है 7 नंबर पॉइंट में, एंटीक्स। ठीक है, एंटीक का मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जो बहुत हटके है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने बर्थडे में सोनू निगम को बोले आके गाना गा लेना, सोनू निगम बोला हम आके गाना गा देंगे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली सोनू निगम को पता चला उसी दिन IPL का ओपनिंग सेरेमनी है, वो वहाँ भी जा रहा है गाना गाने। हम उसको बोले नहीं, हमको नहीं पता, हम तुमको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तुम वहाँ भी गाओ और यहाँ भी गाओ, पैसा बढ़ा रहे हो उसका। गा सकता है 2 जगह, नहीं गा सकता, वो एंटीक है और हमको सोनू निगम का ही गाना सुनना है। चलो ये एग्जांपल नहीं समझ में आएगा तो दूसरा एग्जांपल देते हैं। मेरे पास सचिन का 200, सचिन जिस बैट से 200 मारा था वो बैट है मेरे पास। हम एक सप्लायर, मेरे पास एक बायर आया, बोलता है हम आपको 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं, हमको बैट दीजिए। हम बोला ठीक है ले जाइए। दूसरा बायर आया, बोलता है आपको हम 1.5 करोड़ दे रहे हैं, हमको भी ऐसे 100 बैट दीजिए। हम बोले अरे ये कहाँ से दे? बोला हम प्राइस ज़्यादा दे रहे हैं, आप दीजिए, हमको नहीं पता। हम बोले अरे वो बैट ही एक है, हम क्या करें? तो बोला भैया हम तो प्राइस बढ़ा रहे हैं आपके लिए, आप सप्लाई बढ़ाइए ना। लेकिन हम सप्लाई कहाँ से बढ़ाए बाबू, सप्लाई तो है ही नहीं मेरे पास। एक ही बैट था, वो ले गया 1 करोड़ दे के, अब नहीं दे सकते। भैया ये अकबर का तलवार है, तो ओ माय गॉड में दिखाया था ना, ये कृष्ण जी की मूर्ति धरती फाड़ के निकली है, ये आप लेके जाइए, इकलौता ऐसा मूर्ति है, एंटीक।
इसको बोलते हैं। तो एंटीक्स का सप्लाई कांस्टेंट होता है, प्राइस कितना भी बढ़ जाए। लैंड से रिलेट कर सकते हैं इसको, बट ये अलग एक पॉइंट है, एक पॉइंट बढ़ाने के लिए आप इसको अलग से पॉइंट पे रह सकते हैं। तो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई यही समाप्त होता है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग, ठीक है, तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए कि प्रतीक भैया। अच्छा, फीडबैक बहुत एक्सपेक्टेड रहता है, मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है कोई फीडबैक आ जाए किसी भी टाइप का। सो प्लीज़ फीडबैक ना दें, फीडबैक दें, जो भी आपको लगता है फीडबैक दें। और ट्रस्ट मी, वो फीडबैक एक अच्छा वे में मैं लेंगे, कंस्ट्रक्टिव वे में मेरे पास आएगा, मैं उस पर काम करूँगा एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। ठीक है, सो और वीडियोस थोड़ा सा लेट हो रहा था, अब थोड़ा ट्रैक पे ले आए हैं, थोड़ा दिन बाद वापस सारा वीडियोस ट्रैक पे आ जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।